हाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अदिति शर्मा। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तीनों सेगमेंट्स के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां आज के हमारे संग में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में सभी का लक्ष्य यही है कि वो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाए रख सके और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं औषधीय पौधे। इनकी इसी मांग के चलते बता दें आपको कि हमारे किसान भी इनकी खेती की ओर अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। किस तरह से औषधीय पौधों की खेती हमारे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है, किस तरह से सरकारी सहायता उन्हें मिल सकती है, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट खेती किसानी। भारत में लंबे समय से पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करके रोगों और बीमारियों को ठीक किया जाता रहा है। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिसे उच्च जैव विविधता वाले देश का दर्जा दिया जाता है। बहुत सी वनस्पतियों की किस्में सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के हिसाब से यहाँ करीब 8000 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनका उपयोग औषधीय रूप से किया जाता है। इनसे बने उत्पाद और दवाइयों की विदेशों में अच्छी खासी मांग रहती है और यही मांग किसानों के लिए हर्बल खेती के द्वार खोलती है। औषधीय पौधों की खेती करके किसान बेहतर लाभ कमा सकते हैं। मौजूदा समय में कोरोना के कारण लोगों ने एक बार फिर प्राकृतिक पेय और औषधियों की ओर रुख किया है। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग औषधीय पौधों का सहारा ले रहे हैं। भारतीय औषधियों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों के लिए औषधीय पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का हर संभव सहयोग कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने करीब 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। आगामी सालों में 4000 करोड़ रुपए के व्यय से हर्बल खेती के तहत 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को करीब 5000 करोड़ रुपए की आय होगी। इतना ही नहीं, औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क भी होगा। हर्बल खेती किसानों की आय को दोगुनी करने में भी मददगार साबित होगी। अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और गुलर आदि बहुत सी ऐसी औषधीय फसलें हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। किसान फसल विविधता अपनाए और खेत खाली होने के बाद अगर उसमें औषधीय पौधों की खेती करे तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही इन फसलों को ज्यादा देखभाल और पानी की भी जरूरत नहीं होती। ये सर कैमोमाइल है और इसका उपयोग जैसे हम लोग हर्बल और यहाँ जैसे आते हैं लोग ले जाते हैं, विशेष तौर से इसका सौंदर्य प्रसाधन में यूज होता है, शायद वो लोग बताते हैं। कैमोमाइल की नर्सरी हम लोग जब ठंडी शुरुआत होती है, जैसे आपका दिसंबर वगैरह, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नर्सरी इसकी की जाती है। जैसे आपका मिर्च वगैरह का आय किसी चीज़ की जाती है और इसके बाद नर्सरी जब हमारी 20 से 25 दिन की हो जाती है, लगभग इतनी बड़ी बड़ी, तो हम उसको खेत में रोपाई इसकी लगभग 1-1 फुट पे रोपाई इसकी कर देते हैं। 1-1 फीट पे रोपाई करने के बाद पानी उसके पीछे पीछे पानी लगा देते हैं। पानी लगाने के बाद लगभग
10-15 दिन बाद हम इसकी एक निराई करवानी है, और निराई के लगभग 1 महीने जब हमारा हो जाता है तो इसमें फूल आना चालू हो जाता है। तो इसमें फूल इतने आते हैं कि हमारे 10-15 मजदूर एक तरफ, जैसे वो कल का टूटा हुआ है, अब ये आज इसे इधर टूटेगा, इधर टूटने नहीं पाएगा, फिर से उधर हमारा फूल आ जाएगा। और फूल कलेक्शन करवा के हम इसको सुखवाते, जैसे जैसे होता है सुखवा के पॉलीथीन में पैक करके रखते रहते हैं। जैसे हमारा मटेरियल मतलब हमारा तैयार हो गया, हम व्यापारी आएगा यहाँ से लेके जाएगा। और रेट में अपना लगभग 25 से लेके 32 तक, मतलब क्वालिटी के ऊपर होता है, जैसे हम क्वालिटी बना लें। जैसे अपना ये फूल ये है कि ऐसे इसमें ये पत्ती वगैरह नहीं है, और ये सूखने के बाद इसी तरह अगर बना रह गया तो इसका रेट हो जाएगा हमारा लगभग 30 और 32 हज़ार रुपए किलो। किसान परंपरागत खेती से दूरी बनाकर तरक्की का रास्ता निकाल रहे हैं। किसान अब खेतों में औषधि पौधों की खेती कर कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में किसान समूह बनाकर भी खेती कर रहे हैं। हर्बल उत्पादों की ओर बढ़ते भारत में सफेद मुसली से ऐसी दवाइयां बनाई जा रही है जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेमन ग्रास के तेल का उपयोग नींबू की खुशबू वाले साबुन में किया जाता है। श्यामा तुलसी से हर्बल चाय, डिओड्रेंट और चमड़ा उद्योग में बदबू दूर करने में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह देखा जाए तो विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है। हर्बल खेती से किसान तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ ही स्वदेशी उत्पादों की मांग भी बढ़ेगी। तो जाना आपने कि औषधीय पौधों की खेती आपके लिए किस तरह से लाभान्वित साबित हो सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन से बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इसकी शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लें, कुछ बारीकियां इसके बारे में जान लें। किस तरह से आप बकरी पालन सफलतापूर्वक कर सकते हैं, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। बकरी गरीबों की गाय होती है। इनका पालन सबसे ज्यादा उन किसानों के बीच है जो छोटे या सीमांत किसान है। एक अनुमान के हिसाब से प्रयागराज में 35 से 40% किसान छोटे या सीमांत है। बकरी पालन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें पशुपालन या किसान को कम व्यय करना होता है और कम समय में इनसे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है प्रशिक्षण लेना। किसान अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। बकरी पालन के संबंध में जब कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज के प्रधान वैज्ञानिक से बात की गई तो उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस प्रयागराज की धरती पर
जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, इस कृषि विश्वविद्यालय में जो हमारी गोटरी है, गोटरी यूनिट जो है वो इसका महत्व क्या है, इसका रखरखाव कैसे करते हैं और कुछ इसमें परेशानियां हैं, उसके बारे में हम आपसे ख़ास तौर से बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी बकरियां जो हैं वो हमारे किसानों की गाय हैं। ये हमारे बाबूजी ने जो है, गांधी जी ने जो है वो बताया है, और इसको हमारे किसानों के सामने जब ये बकरियां हमारे किसान पालते हैं तो ये प्रूव भी हुआ है। बकरियों से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही बकरियों की किस नस्ल में क्या है खूबी, बता रहे हैं प्रधान वैज्ञानिक। पशुपालन, ये बकरी पालन कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़्यादा फायदेमंद है, तो इनके बारे में आप ये समझ लीजिए कि ये साल में एक पशु जो है, एक बकरी जो है वो 2 बार बच्चे देती है, और 1 से 2 बच्चे एक पशु देता है। तो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है ये पशु कि छोटे किसानों को दूध भी मिलता है, इनकी खाल भी बिक जाती है, इनका मांस भी बिकता है, इनका एक एक चीज़। और ख़ास तौर से हमारे गांव में उन माताओं बहनों को जिनको जब बच्चा पैदा होता है और उस वक्त दूध नहीं होता है, तो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो इन्हीं बकरियों का दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाता है छोटे बच्चों को पिलाने के लिए। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे किसानों के लिए, ये हमारी माताओं बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए एक माता का भी रूप ले लेती हैं जब उन बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं होता है। इनका रखरखाव, इनका मैनेजमेंट इतना आसान है कि हमारे छोटे छोटे किसान और बड़े किसान जो बड़े फार्मिंग करते हैं, इनका रखरखाव बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इनमें दिक्कत नहीं होती है। पशुपालन करने से पहले किसान या पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही जगह से प्रशिक्षण लेने की, और इस ओर कृषि विज्ञान केंद्र अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो इस माह में किस तरह के आप पशुपालक संबंधित कार्य कर सकते हैं, जानते हैं। अगस्त माह का पशु कैलेंडर 2021। अगस्त माह में ध्यान देने वाली बातें: पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुर मुंह पका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए हों तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुर मुंह पका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खान पान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गलघोटू एवं लंगड़ी ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तान। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ।
आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे आज के सफल किसान से। बता दें आज के हमारे सफल किसान हैं हरियाणा पानीपत के राम प्रताप जी। ये जैविक खेती को अपनाए हुए हैं और इस क्षेत्र में अपार सफलता भी हासिल कर रहे हैं। बता दें इस समय इनके खेतों में 17 प्रकार की सब्जियां लगी हुई हैं और इससे ये अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं, अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। हरियाणा पानीपत के किसान जो जैविक खेती करके जहां ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती कर रहे हैं, वहीं राम प्रताप जी परंपरा से हटकर खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनके इलाके का नाम रोशन हो रहा है बल्कि बाकी किसानों की भी राह आसान हो रही है। हमेशा से कुछ अलग करने की सोच रखने वाले राम प्रताप शर्मा जी सब्जियों की खेती करते हैं। इस समय उनके खेत में 17 प्रकार की सब्जियां लगी है, जिनमें मुख्य रूप से आलू, हरी पत्तेदार सब्जियां, तोरई, लौकी, स्वीट कॉर्न, करेला, मिर्च, शिमला मिर्च। राम प्रताप जी अपने छोटे से खेत में भरपूर पैदावार लेकर अपने इलाके के किसानों के सामने सफलता का उदाहरण पेश किया है। राम प्रताप जी बताते हैं कि उनकी उगाई सब्जियां यहीं खेत से ही बिक जाती है। जैविक रूप से तैयार इन सब्जियों की हमेशा अच्छी मांग बनी रहती है। मैंने दिसंबर के अंदर 6 एकड़ में सब्जी लगाई थी। लो टनल के अंदर 17 प्रकार की सब्जी लगा रखी है। मैंने आलू, करेला, तोरी, चप्पल टिंडा, खरबूजा, तरबूज, टमाटर और मिर्च, शिमला मिर्च और जी ककड़ी, लौकी, पेठा और जी स्वीट कॉर्न, बैंगन, तो और अपना ये जो और धनिया, पालक, मेथी, ये सारी सब्जी मैंने अपने खेत में लगा रखी, जिससे कि ये फरवरी के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई और मैं यहीं अपने सेल पॉइंट खेत में है, यहीं अपना सेल कर रहा हूँ, जिससे कि कई बार तो मेरे पास कमी पड़ जाती है, बहुत बढ़िया रेट मिल जाता है, हर बढ़िया मेरा क्वालिटी देता हूँ। राम प्रताप जी गोबर की खाद, केचुआ खाद, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करके हर सीजन में भरपूर पैदावार लेते हैं। आइए उन्हीं से समझते हैं उनकी खेती की बारीकियाँ। मैं जैविक विधि से करता हूँ, सारा गोबर की खाद, केचुए खाद और ओमिक एसिड वगैरह सारे अपनी विधियाँ अपनाता हूँ। लो टनल और अपना ड्रिप सिस्टम और अपना मल्चिंग, तो अपना इससे मैं अपना काम तैयार करता हूं। राम प्रताप जी के द्वारा उगाई गई सब्जियां सफल और मदर डेयरी द्वारा भी ली जाती है। इसके अलावा शर्मा जी अनुबंध खेती भी करते हैं। उनके इन कार्यों के लिए हरियाणा सरकार ने खेती में बेहतर काम के लिए हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया है, जिसमें उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इसके पहले भी इन्हें प्याज, आलू और मटर के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। युवाओं के लिए राम प्रताप जी का कहना है कि वो जो भी काम करे पूरी रुचि और लगन से करे। खेती की मेहनत को देखते हुए हरियाणा सरकार ने मेरे को हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया था। गन्नौर के अंदर 1 लाख रुपए इनाम दिया था और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले साल श्री मोहन लाल खट्टर जी ने रोहतक के अंदर 51,000 का इनाम और सर्टिफिकेट दिया था। उससे पहले मेरे को डीजी साहब ने अपना घरोंडा के अंदर फर्स्ट प्राइज़ प्याज में दिया था और पिछले साल मेरे को यहाँ अपना घरोंडा एक्सीलेंट सेंटर में आलू और मटर में भी मेरे को प्राइज़ मिला था, फर्स्ट प्राइज़। और अब मेरे पास इजराइल की टीम आई थी, इजराइल के राजदूत आए थे और उनने मेरे को ये अवार्ड दिया था। उन्होंने मेरे खेती को देखते हुए मेरे को बहुत सराहनीय कदम बता रहे थे आप। इस तरह किसान अलग राह पर चलकर अपना खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिससे उन किसानों को हिम्मत मिलती है जो छोटी जोत में कम लाभ मिलने से परेशान रहते हैं। राम प्रताप जी के ये प्रयास किसानों के लिए किसी सीख से कम नहीं।
तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम गांव किसान। तो बस किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।